नमस्कार साथियों, अभी हम बात करेंगे सीमा हैदर और गुलाम हैदर के एपिसोड के ऊपर। उनके लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं उस बारे में बात करेंगे, उनके केस के बारे में। अभी पिछले दिनों जो हम तमाम बातें कर रहे थे कि जो मोमिन भाई है, जो मोमिन मलिक जो वकील हैं गुलाम हैदर के, उन्होंने केस किया था वीपी सिंह, सचिन मीना, नेत्रपाल जी और सीमा हैदर, इन सब पे उन्होंने केस कर दिया था। और वो केस उसके बारे में जो जवेद का जो थाना है उसको भी बोला गया कोर्ट के द्वारा कि आप इसके अंदर जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दर्ज कीजिए कोर्ट के अंदर, जिससे कि हम एक्शन पूरा ले सकें और इसके ऊपर सुनवाई के लिए हाथ। अब इसके आगे कुछ दिन ये बात चली होगी तो लगता है कि कहीं एक जगह पड़ा इधर होता है तो दूसरी तरफ ऐसे हो जाता है। तो ये लगातार एक इंटरेस्टिंग गेम, या समझ लीजिए क्या गेम की तरह चल रहा है कि ये एक इंटरेस्टिंग पूरा इसका पहलू जो है वो ऐसा लगातार चल रहा है कि कभी ये एक पक्ष ऊपर होता है, कभी दूसरा पक्ष होता है, कभी तीसरा। तो ये तमाम चीज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड पूरा काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है। उसके बारे में लोगों की जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही है। लोग सोचते हैं कि यार ये हो क्या रहा था। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज इस फैमिली ड्रामा कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई सीरियल चल रहा हो, कहीं पे फैमिली ड्रामा चल रहा है। इस तरह का जो बच्चे हैं, बीवी है, एक शोहर इधर रो रहा है, वो कहता है कि मैं इसका असली शोहर हूँ, मुझे बच्चे चाहिए। एक तरफ वो बंदा ठुमके मार रहा है सचिन मीना, उस तरह एक तरफ कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे चैनल के ऊपर उसको मार पड़ाई करी जा रही है और पता नहीं बोगस सी न्यूज़ चलाई जा रही है कि सीमा को बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है, तो स्वेलिंग आ गई है, ये वो फला फला फला। और उस पर कहा जा रहा है कि ये फेक वीडियोज़ और फ़ोन कॉल बनाया जा रहा है कि सीमा हैदर ने गुलाम हैदर को कॉल किया और ये पता ये देखो कि उसके स्वेलिंग आ रही है चेहरे पे, आंखों के नीचे से स्वेलिंग आ रही है, ऐसी इस तरह की। दूसरी तरफ से तमाम लोग उसका खंडन कर रहे हैं, जो सीमा हैदर को विरोध करते हैं वो लोग खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, झूठी न्यूज़ लगती है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इससे संभव है बनाना, आवाज़ को बदलना भी और वीडियो बनाना भी। इसको डीप फेक वीडियोज़ और ऑडियो बोलते हैं, जिसकी डिप्टो कॉपी करी जा सकती है किसी भी तरह से और लोगों को चीट करा जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे केस पब्लिक डोमेन के अंदर है और पुलिस भी इस बात से हैरान है कि एआई को इतने खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। रिसेंटली रश्मि मंदाना हो या फिर आपके रवीश कुमार जी हो या अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि मोदी जी का भी फेक वीडियो बना दिया गया था और इसके बारे में कहा गया था कि ये वो कोई प्रोडक्ट बेचते नजर आते हैं। यहाँ पे अंजनी ओम कश्यप, वो जो जी टीवी की पत्रकार है, वो उनका भी कुछ इस तरह का एक जो वीडियो आया था जिसमें दिखाया जा रहा था कि वो कोई प्रोडक्ट को बेचने की या उसको प्रमोशन करते नजर आ रहे थे। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियो, काफ़ी लोग, वाजपेयी जी, मनोज वाजपेयी जी मेरे ख्याल से उनका भी था, इस तरह से काफ़ी लोगों का आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं, सर्च करके बहुत सारे लोगों का फेक वीडियोस आ चुका है इस तरह का। तो इस तरह की इसके ऊपर ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये भी झूठे हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम जब आप उनके ऑफिशियल साइट पे जाओगे, सीमा और सचिन की ऑफिशियल सीमा सचिन 10, जब उनके ऑफिशियल उसके ऊपर जो अकाउंट के ऊपर जाओगे, प्रोफाइल पे जाओगे यूट्यूब के, तो उन्हें देखो कि वो तो बड़े खुश हैं, होली भी दबा के धूम धड़ाके से होली मना रहे हैं और खूब भंगड़ा कर रहे हैं और वो सीमा भी खूब नाच रही है, सचिन भी नाच रहा है दबा के। तो सब लोग खुश हैं वो लोग। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में कुछ दिन का गैप जो हुआ, उससे लोग कयास लगाने लग गए और ये झूठी न्यूज़ जो काफ़ी सारे पाकिस्तान के चैनल्स और इंडिया के भी काफ़ी सारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने ये झूठी न्यूज़ प्रचारित करने की कोशिश करी और उसके बाद में जब हमने इस पर क्लैरिटी लाने की कोशिश करी कि ये झूठी न्यूज़ है, तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर फिर सबसे बड़ी चीज़, जब हम क्लैरिटी लाने की कोशिश करें कि ये झूठी न्यूज़ लगती है, जिसमें ये एक फेक न्यूज़ लगती है और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उनकी साइट पे देखें, कोई उनकी साइट पे जाके उनके जो अकाउंट है, जो यूट्यूब पे उनका अकाउंट है सीमा सचिन 10, उस पर जाके चेक कर सकते हैं कि वो कितने खुश हैं। वो लोग बच्चे के साथ भी खेल रही है, राधा के साथ में, और अपने बच्चे के साथ भी, प्रियंका के साथ भी खेल रही है और बहुत खुश है वो। उसके चेहरे पर तो कोई ऐसा निशान नज़र नहीं आ रहा, कोई भी इसी तरह का, ना कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ना कोई एक शकून जो चेहरे पे दिखता है, कोई ज़रा सा भी ट्रेट ऐसा नहीं है जिसके वो परेशान हो किसी तरह से। तो ये दोनों चीज़ें कंट्राडिक्टरी लगती हैं कि जो रियल में उनके जो वहाँ पे साइट, जो उनके प्रोफेशनल जो उनका अकाउंट है,
यूट्यूब पे या फेसबुक पे, उसमें तो बिल्कुल खुश नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम जो दूसरे चैनल्स के अंदर परोसा जा रहा है, झूठ दिखाया जा रहा है कि उनकी बात लड़ाई कर रहा था उनके साथ में, और वो छुप के गुलाम हैदर को कॉल करती है और ये सब चीज़ें पता नहीं ऑडियो भी चला रहे हैं इस तरह के। तो जब हमने इस बात को खत्म करा तो एक वकील साहब है, मैडम है एक वकील, उन्होंने बोला कि आप ये कैसे कह सकते हो, ये इतने सारे न्यूज़ चल रही है, उनके नंबर भी दिए हुए हैं, ये भी दिए हुए हैं, ये तमाम नंबर ये फेक हो सकते हैं ना। अगर पाकिस्तान में कोई चैनल करता है उसको क्या करेगी इंडियन गवर्नमेंट, उनके खिलाफ में केस करेगी, वहाँ तो वो पड़े हुए या तो सेम गुलाम हैदर के साथ हो रहा है यहाँ पे। तो वो कहानी नहीं है ना कि नंबर कौन सा नंबर, कहाँ से नंबर, किसका नंबर ढूंढते रहो और बाकी पे कोई सर्च करेगा, कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेंगे, आम जनता थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे कि किसका नंबर है, कौन दिया, किसने दिया। ये झूठ तो पता लग ही जाएगा क्योंकि दोनों चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। और इसके बाद में लेटेस्ट एक और उसके बाद विस्फोट ये हुआ कि AP सिंह जी ने कहा कि एक बॉम्ब अपने इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक छोटे से इंटरव्यू के अंदर एक बात कही कि जो सेक्शन 83 है CPC का, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो CPC का सेक्शन 83 है 83 है, उसके अंतर्गत कोई भी जो एलियन एनिमी उसको बोलते हैं, जो दूसरे देश का हो, फॉरेन कोई चीज़ हो जो अपने देश की ना हो, बाहर देश की हो, एलियन है यहाँ पे हमारे सीमाओं से बाहर, और कोई खासकर दुश्मन देश, जो दुश्मन देश हो, एलियन कंट्री, कोई बाहर की कंट्री, हमारे देश से बाहर जो कोई कंट्री है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, दूसरी कोई कंट्री है, और खासकर वो एनिमी भी हो जैसे चाइना या पाकिस्तान। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि एलियन एनिमी का कोई भी निवासी इंडिया के अंदर, इंडिया में केस तो कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ पे रहता नहीं है फिर नहीं कर सकता। अगर वो यहाँ पे आ गया है तो वो उसके ऊपर वो FIR वगैरह लॉन्च करता है, उसके साथ में कुछ गलत घटना हो जाती है तो भी पॉसिबिलिटी है कि एक सरकार या एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के इंटरवेंशन पे वो अगर दखलंदाजी करती है कोई भी हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो उसके ऊपर वो एक FIR या एक्शन ले सकता है, एक कंप्लेंट कर सकता है यहाँ पे आके। लेकिन अगर कोई एलियन एनिमी रहता ही नहीं है इंडिया के अंदर, या उस समय मौजूद ही नहीं है जिस समय घटना हुई है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे देश में जाता हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मैं इंडिया में आता हूँ, और या चाइना से हूँ, मैं इंडिया में आता हूँ, मैं कोई चीज़, मेरे साथ कोई घटना हो जाती है, कोई मेरे से ब्लॉक कर लेता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, झगड़ा हो जाता है, तो मैं उसकी परमिशन लेके, या तो जुडिशियल परमिशन लेके या कहीं से परमिशन लेके, जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, या कोर्ट या थाना या DCP VCP जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनसे परमिशन लेके मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ, क्योंकि क्रिमिनल ने क्राइम तो कर ही दिया ना उनके साथ में। तो ऐसे विदेशी नागरिकों के साथ भी हो सकता है, किसी भी टूरिस्ट के साथ हो सकता है, तो वो अलाउड है, वो कर सकते हैं। वही हमारा आर्टिकल 21 ये आज़ादी देता है, हमारा आर्टिकल 21 हमारे भारत के संविधान का जो आर्टिकल जो 21 है, वो ये आज़ादी देता है कि कोई भी देश के अंदर जो है मौजूद वो कंप्लेंट कर सकता है, वो चाहे वो किसी भी देश का निवासी क्यों ना हो, फॉरनर क्यों ना हो, वो कर सकता है। उनके साथ में कोई भी चीज़ ऐसी होती है वो कंप्लेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रहा हूँ और मेरे साथ में कोई घटना हो जाती है, और ना सिर्फ मैं, जब मैं यहाँ पे हूँ मेरे साथ कोई घटना हो गई तो मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ। अगर उसके बावजूद भी, जैसे कोई डेनमार्क की एक लड़की थी, उसके साथ में कुछ गलत हुआ था, यहाँ पे दुष्कर्म वगैरह कुछ हुआ था, उसके बाद में ये कई छेड़छाड़ी होती है, वो यहाँ पे रहते हैं, उनके साथ में गैंग रेप भी हुआ कहीं के साथ में, स्वीडन की या नॉर्वे की कोई उनके साथ भी, बाद कई फॉरेनर्स के साथ इंडिया के अंदर कुछ ऐसा हुआ, तो वो उस घटना की कंप्लेंट वहाँ जाने के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि वो घटित यहाँ पे हो गया, द कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे हो गया इंडिया में। उस केस में मेरे ख्याल से, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, उस केस में उस केस के हिसाब से कि कोई भी फॉरेनर जो है जिसके साथ कुछ घटित हुआ है यहाँ पे घटना, वो बाहर जाके भी कंप्लेंट कर सकता है। कई केसेस में ऐसा हुआ कि वो बाहर जाके भी कंप्लेंट करिए, लेकिन फिर भी उसको गवाही देने के लिए कि कब तक वो अब वीडियो रिकॉर्डिंग पे गवाही करते हैं, कभी ना कभी तो उसको आगे गवाही देनी पड़ेगी इन पर्सन। तो ये कोर्ट के ऊपर फैसला होता है कि वो किस तरह की एविडेंस या विटनेसिंग अलाउ करता है। अगर वो देखता है कि चलो बहुत दूर है, देश आ नहीं सकता है, तो बंदा ऑनलाइन भी ले सकता है उसकी एविडेंस और जो विटनेसिंग उसके जो स्टेटमेंट्स दे सकता है उनके। जो शुरू में जो यहाँ पे रहते हुए अगर उन्होंने कोई कंप्लेंट करी है और उस समय जो FIR कंप्लेंट के अंदर जो उन्होंने बयान दिए हैं, वो बयान काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके बाद वो दूसरे बयान देते हैं, वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन टोटलिटी में कॉर्पोरेशन देखा जाता है कि जो इवेंट जो घटना हुई है उसका एविडेंस जो चीज़ हुई है
एक चीज़ हुई है, कोई क्राइम हो गया है, वो किस चीज़ से हुआ है, डंडे से मार के हुआ है, चाकू से मार के हुआ है, और उसका किसने करा है, करा हुआ पकड़ा गया, और वो बंदा जिसको चोट लगी, विक्टिम भी पकड़ा गया, दोनों के दोनों मौजूद है, लेकिन बीच के अंदर जब तक वो चाकू या हथियार मिलेगा नहीं, वो दोनों चीज़ों को कनेक्ट करने वाला किस चीज़ के साथ हुआ है, उसको कॉर्पोरेशन नहीं होगा, तब तक वो पूरी तरह से सत्य नहीं माना जाएगा और उस बंदे को सज़ा नहीं मिल सकती उसी चीज़ के आधार पर कि किसी ने कुछ कह दिया, या सिर्फ खाली ज़्यादातर केस में खाली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के भरोसे में सज़ा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ये अवॉइड करता है इस चीज़ को कि खाली जो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया, या दिख रही है कि इस वजह से ऐसा हो गया होगा, तो जो प्रिजम्पशन और जम्पशन के नाम पे आप किसी को बड़े आरोप लगा के किसी को अंदर या मृत्युदंड या कोई इस तरह का कोई खास एक्शन या सज़ा नहीं दी जा सकती। उसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, उनका कॉर्पोरेशन चाहिए, ये तमाम चीज़ें होती हैं उसके अंदर। अभी हम ये जो बात कह रहे हैं कि एक तरफ ए पी सिंह जी ने 83 की बात करी है, उसके अंदर लेकिन ये एक प्रोविज़न है, एक प्रोविज़न ये है उसमें कि वो बंदा जिसके साथ में कुछ भी गलत हुआ है वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, एनिमी नेशन का, मैं एलियन एनिमी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान या चाइना, आप हमारे देश के जो आप डिटेल देखोगे मिनिस्ट्री की, डिफेंस मिनिस्ट्री की वगैरह की, इनके तमाम जगहों पे उनको एनिमी नेशन का ही दर्जा दिया गया कि पाकिस्तान से हमारे 3 मेजर और कारगिल के साथ 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं हमारे उसके साथ में। तो 1947 में हुआ, 65 में हुआ, उसके बाद 84 में भी एक हुआ था, और एक कारगिल का हुआ। तो इस तरह के कई वॉर हो चुके हैं उनके साथ में। 71 में भी हुआ, 65 के बाद 71 में हुआ, 47-48 में हुआ, फिर 65 में हुआ, फिर 71 में हुआ, बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ उसका। उसके अलावा एक छोटे मोटे 84 में भी हुआ था थोड़ा बहुत, और उसके अलावा जो मेन जो कारगिल का हुआ, तो 4 तो है ही मेजर। और कारगिल में तो कब्जा ही कर लिया था हमारे उस पर, फिर हमने वापस लिया हमारे सैनिकों के बहादुरी से। तो 4 के बाद उससे 62 के अंदर चाइना से भी हुआ, तो चाइना से, और फिर बॉर्डर पे लगातार गोलीबारी चलती रहती है। तो एनिमी नेशन की स्टेटस है अभी, एनिमी नेशन की स्टेटस है इनकी। और यहाँ तक कि अगर अभी मैं दूसरी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो देखते हो कि एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मेरे ख्याल से 2017-18 की बात है, शायद मेरे ख्याल से 19 की बात है, बीजेपी शासन की बात है, सरकार ने राज्यसभा के अंदर एक डिटेल दिया था कि वही एनिमी प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं इस देश के अंदर। तो उसमें पता लगाया गया कि बहुत सारी है, करीब 9,298 लगभग, देखो एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन इसमें आप बाद में देख के बता दूंगा, मेरे पास बड़ा हुआ से डाटा। 9,298 के करीब एनिमी प्रॉपर्टीज़ तो सिर्फ पाकिस्तान की हैं, बहुत संख्या में है, करीब 450 से भी ऊपर, तो 478 पता नहीं कितनी, तो 476 के करीब, तो 500 के करीब, लगभग 500 के करीब तो दिल्ली में ही है एनिमी प्रॉपर्टीज़। कोलकाता में, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बहुत सारी हैं, और भी कई राजस्थान से लेकर तमाम राज्यों के अंदर लिस्ट है। गवर्नमेंट ने, शायद अमित शाह जी ने और बीजेपी सरकार ने ये कोर्ट में दिया था कि एनिमी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, राज्यसभा में दिया था शायद। तो उसके अंदर 9,200 कुछ प्रॉपर्टी, 223 या कुछ 238 टोटल, मतलब समझ लीजिए 9,000 से ऊपर है एनिमी प्रॉपर्टीज़। और करीब 150-145 से लेकर 150 के करीब तो चाइना की प्रॉपर्टीज़ है इंडिया के अंदर। अब ये देखिए उसमें इतनी लार्ज स्केल के, और दूसरा उनको एनिमी प्रॉपर्टीज़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनको एनिमी कंट्री का स्टेटस मिला हुआ है। लगातार भारत का युद्ध और बॉर्डर के ऊपर टेंशन चला रहता है, उनके साथ में हमारे जवान शहीद होते रहते हैं। तो इस एंगल से अगर देखा जाए तो जो ए पी सिंह जी ने जो बात कही है कि सेक्शन 83 जो CPC का है, उसके अंदर विदेशी नागरिक, खासकर एनिमी, एलियन एनिमी, विदेशी, ऐसा विदेशी जो दुश्मन देश का हो, वो अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उसका केस यहाँ पे लड़ा नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे, वो यहाँ पे केस ही नहीं लड़ सकता। अब इस हिसाब से तो पूरा का पूरा केस ही उठ जाएगा ये वाला, है ना। अगर वो लड़ ही नहीं सकता है तो ये पूरा केस उठ जाता है। अब ये जो मोमिन साहब ने जो कोर्ट के अंदर इतनी सारी दलीलें दी हैं, इतने सारे जो पहले जवाहर कोर्ट के अंदर उसमें थाने में दी, वो डिसमिस हो गई और उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन्होंने जाके फिर कोर्ट के अंदर, जवाहर कोर्ट के अंदर ये इतनी सारी 153 से लेकर इतनी सारे 420 और 498, 96, 97, 206, 7, बहुत सारी, मैं पूरी लिस्ट पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ।
काफ़ी सारी उन्होंने धाराएं लगा दी। तो उसके अंदर उस पर कोर्ट ने बोला हम सुनवाई करेंगे, लेकिन सुनवाई का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को कन्विक्ट घोषित कर रहा है। कोर्ट ने कहा है कि आपने एप्लीकेशन लगाई, आप कुछ कहना चाहते हैं बात, आपने एप्लीकेशन लगाई। एक जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ होती है ना कि पहली नज़र के ऊपर एफआईआर लॉन्च करने का हक तो आपको है कि चलो जी इतना तो है कि आपने एफआईआर लॉन्च करना चाहते हो, आपने कोर्ट में लगा दें कि सुनवाई होगी। मैंने जो सूट डिक्लेरेशन लगाया था उसका जवाब दे रहा हूँ, ये कोई जवाब नहीं दे रहे, इनकी तरफ से जवाब चाहिए मुझे इन चीज़ों का कि ये मैंने धारा लगाई। ठीक है सर, अब ये जो धारा थी उस पर कोर्ट कहेगा ठीक है, ये सुनवाई के लिए वो डेट बता दें। अब उन्होंने कोर्ट ने 18 अप्रैल तक का समय दिया जो जवाहर जो थाना है उसके एसएचओ को, जवाहर थाने को उन्होंने कहा कि आप सारी की सारी डिटेल इस केस के बाद में पूरे डिटेल सबमिट कीजिए कोर्ट के अंदर, रिपोर्ट दीजिए कि क्या है। एक नॉर्मल बेसिक कार्रवाई है जो कि हमेशा होती है। जब भी कोई केस कोर्ट में लगता है तो कोर्ट एकदम से नहीं मान लेता कि भाई ये सब चीज़ मेरे को पता है और सब कुछ क्या हो रहा है। तो बेसिक कहाँ से पता लगेगा, थाने से पता लगेगा। उस इलाके का जो थाना है जहाँ पे एफआईआर लॉन्च हुई थी उसकी डिटेल मांगेगा, वो डिटेल देंगे थाने वाले की जी हमने जो उन्होंने थाने में क्या डिटेल दी आपको याद है 104 है ना, 120 बी IPC और 14 धारा जो फॉरेनर्स एक्ट की जो धारा थी वो दोनों धारा लगाई थी इन्होंने, उसके अलावा कोई तीसरी धारा नहीं थी उसके अंदर। बाद में जैसे कि मोहन साहब कह रहे हैं 176 और 212 ये इन्होंने बाद में लगाई। ठीक है, 176 और 212 इन्होंने क्या है कि उन्होंने बाद में लगाई है कि भाई हमें सूचना नहीं दी गई। इन्होंने जो क्राइम हुआ है उसकी सूचना देनी जरूरी है पुलिस इंस्पेक्टर को, तो वो सूचना नहीं दी गई। 212 में 5 साल तक के करीब की सजा है और जो 176 है उसके अंदर भी 6 महीने प्लस पेनल्टी वगैरह थी। दोनों केसेस के अंदर सजा का प्रावधान है। तो इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि ये दोनों धारे लगा कि एक में सूचना नहीं दी गई, एक में बिल्कुल ही छुपा के रखी, इंटेंशनली नहीं दी जानबूझ के 212। तो ये दोनों की दोनों धारा उन्होंने लगाई है, लेकिन एट द सेम टाइम 14 जो धारा की फॉरेनर्स एक्ट उसको चेंज करके उन्होंने 14A लगा दिया कि भैया ये जो कुछ जो फॉरेनर्स के बारे में जो थी ना कि भाई बगैर वीज़ा के इंडिया में रहना वो अलाउड नहीं है, गैर कानूनी तरीके से रहते हैं यहाँ पे आके उनके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो लाखों की संख्या के अंदर लोग बांग्लादेश के जो रोहिंगाज हैं या फिर तिब्बतन रिफ्यूजीज रहते हैं, अफगानिस्तान के रिफ्यूज रहते हैं, म्यांमार के रिफ्यूज हैं, बांग्लादेश के रिफ्यूज हैं, बहुत सारे देशों के रिफ्यूजीज ऑलरेडी लाखों की संख्या में इंडिया में रहते हैं। पहले से श्रीलंका के रिफ्यूज रहते हैं इंडिया के अंदर। उनका रिफ्यूजी का डाटा मांगोगे, मैं अगले उसके अंदर वीडियो में आपको उनका डाटा भी दूँगा, कितने सारे लाखों की संख्या, छोटी मोटी तादाद नहीं है भाई, लाखों में है ये लोग, लाखों की संख्या के अंदर यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से। इसीलिए सरकार ने CAA NRC एक्ट बनाया कि इनको जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं इनको बाहर निकालना है, गैर कानूनी तरीके से रहते हैं उनके सबको बाहर निकालना है। तो इसके लिए जो कानून बना वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो मतलब नोटिफाई हो चुका है। वो अब जब कब से होगी इनकी गणना, कब उनको बाहर करेंगे, ये प्रोसेस है, कब तक होगा कब तक नहीं, और क्या इसके अंदर सीमा हैदर का केस फंसता है क्या नहीं फंसता ये भी देखना पड़ेगा। अब इसके बारे में क्या है कि इलीगल घुसपैठा होना चाहिए उस केस के अंदर, तभी उसको बाहर कर सकते हैं NRC के अंदर जो तो अब हम इसके ऊपर इसमें कहते हैं कि क्या सीमा हैदर के बारे में कहा जाता है कि वो पहले से हिंदू धर्म अपना चुकी थी। पाकिस्तान के अंदर ही उन्होंने जो क्या बोलते हैं करवा चौथ का व्रत तमाम और के अलावा हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाजों को मानती थी। वो कह रही है कि अपने बच्चों का नाम तक भी उसने चेंज कर दिया था और वो सीमा तो उसका नाम ही हिंदू वाला लग रहा है। वो हिंदू और मुस्लिम में मेरे को पता नहीं सीमा होता कि नहीं होता कि अब होने लग गया होगा, लेकिन वो बेसिकली हिंदी में नहीं है ज़्यादातर। इंडिया में तो सभी ज़्यादातर हिंदू नेम तो, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे भी चलता हो। तो अभी उसके बाद में जब वो कह रहे कि मैंने हिंदू धर्म पहले अपना लिया था, और उस केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो सचिन तो पहले से ही हिंदू है, तो ये दोनों के दोनों नेपाल में मिलते हैं। पाकिस्तान से वो वैलिड वीज़ा लेके नेपाल गए, वहाँ तक तो वैलिड हो गया उसका, ठीक है। अब वो नेपाल से इंडिया आने के लिए वैलिड का वीज़ा ही कोई नहीं मांग रहा है, तो कहाँ से लेगी वीज़ा? तो वीज़ा मांगता ही नहीं, वहाँ पर फ्री है, ठीक है। अब कोई किसी ने कमेंट करा कि भैया वो सिर्फ नेपाल के लोगों के लिए एंट्री फ्री है, इंडिया और नेपाल के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो फिर भी चेक करना चाहिए था उसको, कौन पाकिस्तान का, कोई से चेक नहीं, बाद में चेक ही नहीं कर रहा, इसका मतलब कि अलाउड होगा। आप उसकी गलती कैसे ठहरा सकते हो? गलती तो वहाँ के जो अगर आप कह भी रहो कि इंडिया और नेपाल के लोगों को एंट्री फ्री है, बाकी लोगों को एंट्री फ्री नहीं है नेपाल से, तो फिर वीज़ा देखना चाहिए ना, पासपोर्ट चेक करना चाहिए, तभी एंट्री देनी चाहिए। ऐसे कैसे कि औरत 4 बच्चों के साथ है, आप बोलोगे चलो चलो कोई बात नहीं, सुनना है, चलना चाहिए, अंदर चले जाओ, ये तो गलत बात है।
तो ये अभी इसमें मैं हमारे देश के सैनिकों के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लग रहा, लेकिन कहीं ना कहीं तो त्रुटि हुई है। अब इस त्रुटि को अगर आप बोलते हो कि यहाँ पे आ गया, फिर वहाँ पे दोनों ने शादी करी, मंदिर में शादी करी, उसके बाद में उन्होंने कमरे में भी वरमाला वगैरह पहनाई, शादी वादी करी, उसकी सालगिरह उन्होंने उसकी जो 12 मार्च की जो उन्होंने शादी करी थी, 12 मार्च को वहाँ पे मंदिर में शादी करी थी, मेरे ख्याल से पशुपतिनाथ मंदिर में या किसी मंदिर के अंदर उन्होंने शादी करी थी वहाँ पे नेपाल में, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सचिन और सीमा बोल रहे हैं, फिर इनके शुरू के वीडियो देख लीजिए आप, तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे उन्होंने शादी करी, उसके बाद में रूप में भी शादी करी, उसके बाद में उन्होंने पूरे 1 साल बाद 12 मार्च 2024 को उस सालगिरह को मनाया धूमधाम से, बहुत सारे लोग आए, दोबारा से वरमाला भी पहना दी, अंगूठी भी पहना दी और पूरी रस्म क्रियाएँ दोबारा भी कर दी उन्होंने। तो अब कहने का मतलब है कि वो अभी भी वो तो शादी मान रहे हैं, तो इसमें जो अधिनियम है यूपी गवर्नमेंट का, जो अधिनियम जो है लगा हुआ कि भाई इसमें धर्म परिवर्तन करने के लिए शादी नहीं करी जा सकती और ना ही धर्म परिवर्तन शादी करने के लिए करा जा सकता है। तो ऐसा उसमें बताया जा रहा है, वो एक ऑर्डिनेंस है और ऑर्डिनेंस एक टेम्प्रेरी बेस पे होता है, एक लिमिटेड पीरियड के अंदर होता है, जब तक कि वो नोटिफाइड करके एक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो तब तक यही देखा जा रहा है कि ये वो भी इन पे लागू नहीं होगा मेरे ख्याल से, जो कि ये कह रहे हैं, इनके कमेंट है सीमा के और सचिन के कमेंट, जो फैमिली हिंदू बनी हुई थी वहाँ पे, और वो जब गए तो 2 हिंदुओं ने शादी करी नेपाल के अंदर, तो मंदिर में शादी करना वो वैलिड होता है, हज़ारों साल से चला आ रहा है। और फिर दूसरी तरफ अगर वरमाला पहना के भी करते हैं, रूम में भी करते हैं, तो एक गंधर्व विवाह का भी ऑप्शन है हिंदू लॉज के अंदर। हिंदू जो फैमिली लॉ है उसके अंदर अगर आर्टिकल 19 लॉ है, उस पर आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर गंधर्व विवाह को परमिशन दी गई है, जो प्रेम विवाह है उसको परमिशन दी गई है, उसमें कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो तो अच्छी बात है, ना हो तो भी चलता है। उसके अलावा गंधर्व विवाह को भी परमिशन दी, बस रिसेंटली रजिस्टर्ड होना जरूरी है। गवर्नमेंट ने प्रोविजन ऐसी शर्तें रखी कि हर कोई बंदे को कोर्ट के अंदर उसको रजिस्टर कराना जरूरी है। और ये खासकर स्पेसिफिक जो 3 तलाक का कानून आया उसके बाद में ये बात जरूर रखी गई कि कोई भी शादी करेगा इंडिया के अंदर, कोई 1 मिनट में, जैसे कि बताया जा रहा है कि गुलाम अहमद ने कई बार उनको फ़ोन के ऊपर तलाक तमाम कहा, और वहाँ पे पुराने कानून चलते हैं पाकिस्तान के अंदर, और कट्टरपंथी हैं वहाँ पे, बहुत धार्मिक कट्टरपंथीता बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, खुलेआम आतंकवादी घूमते हैं। तो वहाँ पे कानून जो इस्लामिक कानून लागू करे जाते हैं कट्टर वाले, तो उसके हिसाब से तो वहाँ पे एक तरह से आसानी से, अगर गुलाम अहमद कहेगा कि मैंने इनको फ़ोन पे तलाक बोल दिया था, मेरा इससे तलाक हो चुका है, अगर वो पीछे छुड़ाना चाहे तो 1 मिनट में हो जाएगा। लेकिन अब फंसाना चाहोगे तो कह रहे हो कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो ये ना बोले कि पाकिस्तान के एंगल से समझने की कोशिश करें, यहाँ के एंगल से नहीं समझे कि भाई हमारे यहाँ तो अलाउड नहीं है 3 तलाक बोल के फ़ोन पे, अब नहीं है ना, जब तक 3 तलाक कानून बना है तब से नहीं, उससे पहले तो अलाउड था। यहाँ पे भी होता था। बेचारे कई हमारे देश की कितनी सारी महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती थी, सिर्फ फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप पे लिख देते थे 3 तलाक और ख़त्म हो जाता था कि रोटी रहती थी बेचारी। तो वो तो अभी गवर्नमेंट ने जो चेंज करा है, तो चलो 3 तलाक का जो कानून बना है उसका रजिस्ट्रेट कराना जरूरी है मैरिज को, और फिर तलाक भी कोर्ट से ही होगा, ऐसे नहीं होगा कि तलाक। तो ये सब एक नए प्रोविजंस है, और उसके अंदर देखा गया कि पाकिस्तान के कानून में ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि उन्हें भारत के कानून के एंगल से बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान के एंगल से समझना चाहिए। पाकिस्तान के कानून के हिसाब से तो चल जाएगा भी, ठीक है ये हुआ और वो नहीं हुआ, बच्चे उसको दे दो, गुलाम अहमद को दे दो, माँ को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का कानून क्या है, यहाँ का कानून नहीं करता ना। यहाँ का कानून तो माँ के फेवर में रहता है, माँ ने जन्म दिया है, माँ बेटर पा सकते हैं, बच्चे माँ के पास ही सुरक्षित रहते हैं। तो यही तमाम जो हालात हैं उसके बारे में यही सब कहा जा रहा है। एट द सेम टाइम मोमिन मलिक साहब ने शाम को जाके जोरदार चौका मारा। उन्होंने शाम के 6 बजे मेरे ख्याल से 6 बजे के करीब की बात होगी शायद, उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो डाला। उन्होंने भी कहा अपनी बात कि भैया आप जो बात बोल रहे हो ना, 83 वो CPC का वो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर चलता है, मैंने तो क्रिमिनल केस डाला है, और ये जो क्रिमिनल केस की बात है ये उस पर लागू नहीं होती 83 CPC। ये जो मैंने डाला है वो आप आर्टिकल 21 देखिए, आर्टिकल 21 में लिखा है कि सभी फॉरनर्स को अधिकार है अपना केस लड़ने का। ठीक है भैया, ये बात तो सही है, सभी फॉरनर्स को अधिकार है अपना केस लड़ने का। लेकिन उसके बाद भी मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया, इंटरनेट पे भी काफ़ी रिसर्च किया, मुझे कोई ऐसा खास वो वहाँ पे कहीं नज़र नहीं आया कि भारत में जैसे कि वो बंदा आया ही नहीं, उसके साथ कोई घटना घटी ही नहीं, तो कैसे कर सकता है केस।
इस बारे में मुझे कोई खास प्रोविज़न नहीं मिला है। अगर मोमिन साहब इस बारे में कुछ हाईलाइट करना चाहें तो मैं डेफिनेटली उनका इंटरव्यू लेना चाहूँगा, या फिर मैं उनको लाइव पे मैं इनवाइट करूँगा मोमिन भाई को, वो क्लैरिटी दे अपने एंगल से कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च करा इंटरनेट के ऊपर, जो मुझे कहीं ये चीज़ मिली, मुझे काफ़ी सारे दूसरे आर्टिकल और सेक्शन वगैरह 200, 199 बहुत सारी चीज़ें मिली जो एलियन नेशंस से जुड़ी हुई हैं या दूसरी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मिली मुझे, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि कोई ढंग से क्लैरिफाई करे, लीगली प्रॉपर तरीके से इसको क्लैरिफाई करे और अपनी बात को जाहिर कह सके कि भाई वो बोल रहे हैं कि 21 आर्टिकल में वो कह रहे हैं कि चाहे फॉरेनर यहाँ पे वो बंदा बाहर का बंदा ना हो तब भी लड़ सकता है। ये बात ठीक है, कोई भी बंदा लड़ सकता है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे विदेशी हो, कोर्ट में केस डाल सकता है। ये बात 21 कह रहा है, ये मैंने भी पढ़ा, आर्टिकल 21 पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे बात में संविधान का, उसमें लिखा हुआ है कि भाई कोई भी बंदा, हमारा कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई बाहर का बंदा हो चाहे अंदर का बंदा, चाहे इंडियन हो चाहे कोई टूरिस्ट हो, बाहर का किसी भी देश का क्यों हो। ये बात सत्य है, लेकिन वो भारत में मौजूद होना चाहिए सर। मेरे ख्याल से वो भारत में मौजूद होगा, उसके साथ तभी तो पता लगेगा कोई घटना घट गई उसके साथ। सर कंप्लेंट किस चीज़ की देगा? उसमें तमाम मैंने दूसरे जो संबंधित जो दूसरे सेक्शंस हैं, अलग अलग एक्ट के वो धाराएँ मैंने काफ़ी पढ़ने की कोशिश करी है। मैं जितना समझ पाया हूँ मैं उसी आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि आई एम द फाइनल अथॉरिटी ऑन जुडिशियल मैटर, मैं नहीं कह रहा कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि उसमें ये तो लिखा है कि फॉरेनर कर सकता है केस, बाहर जाके भी कर सकता है, देश में ना हो तब भी कर सकता है, करेक्ट। लेकिन उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि बंदा, उसमें ये खासकर है कि जब बंदा यहाँ पे इंडिया में होगा, उसके साथ कोई घटना घटी होगी, तब चाहे वो बाहर चले जाए देश के, और फिर वहाँ से कंप्लेंट कर सकता है, ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर जाते हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन कंप्लेंट का भी प्रोविजन है कई केसेस के अंदर, प्रॉपर्टी के केसेस में, कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन का भी प्रोविजन है। आर्टिकल 21 क्या है, वो लाइफ के बारे में बात करता है। वो बात करता है कि जहाँ पे जो मैटर्स रिलेटेड विद लाइफ एंड जो अकोमोडेशन से जो लाइफ क्या कवर करता है, लाइफ एंड लिबर्टी के जो केसेस हैं, जो ह्यूमन लाइफ और लिबर्टी के जो केसेस हैं, उनसे रिलेटेड बातों के लिए आर्टिकल 21 की जो फ्रीडम मिलती है फंडामेंटल राइट्स की, वो उसमें ये मिलती है कि कोई भी बंदा जिसका मैटर ज़िंदगी या स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, वो कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, वो केस कर सकता है। यहाँ पे उसको न्याय मिलेगा, भारतीय कानून उसको उस पर एप्लीकेबल है। अभी ये देखा जाता है कि क्या अब इस केस के अंदर जो बंदा भारत के अंदर है ही नहीं, अभी एक एंगल से अगर कोई घटना होती है तो मैं उसको बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ, भारत में आता हूँ, मेरे साथ कोई घटना घट जाती है, मैं वापस चला जाता हूँ, मेरे को लगता है कि मुझे कंप्लेंट करनी चाहिए थी, मैं विदेश चला गया, लेकिन मेरे साथ घटना तो यहाँ पे हो चुकी ना, फिर मेरे को अलाउड है, मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ कंप्लेंट। मैंने एक केस की करी भी थी, मैं यूरोप में था तब मैंने एक केस की करी थी, मेरे साथ यहाँ घटना हुई, मेरे साथ चीटिंग हुई। मैं जब कोई कार्गो का सामान लेके जा रहा था बाहर, मैं अपने जो जॉब के लिए जा रहा था, मैं अपने साथ को सामान ले गया था, वो सब टूटा फूटा निकला, घटना यहीं घट चुकी थी। मैंने कंप्लेंट करी ऑनलाइन, वो वहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट करी, उसमें कोई खास एक्शन हुआ नहीं, उस पर संज्ञान भी नहीं लिया गया, वो तक गया। फिर मैं जब इंडिया आया तो दोबारा मैंने कंप्लेंट करी, तब उस पर एक्शन शुरू। शायद मेरे का रीज़न यही हो सकता है कि मैं बाहर हूँ, इस वजह से उस पर एक्शन नहीं लिया गया हो। लेकिन चलिए ये भी देखते हैं कि फिर भी, लेकिन किसी केस के अंदर मान लो मैं इंडिया में आता हूँ, मेरे साथ कोई घटना हो जाती है, मैं अमेरिका चला गया या यूके चला गया, फिर मैं वहाँ से कंप्लेंट करता हूँ तो पॉसिबल है, वहाँ पे सेक्शन 21 लागू हो सकता है। जो लिबर्टी की बात है, लिबर्टी जो लाइफ की बात है, लाइफ के अंदर अकोमोडेशन की बात होती है, फूड की बात होती है, और जो एक नॉर्मल जो ज़िंदगी जीने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं छोटी मोटी, उनकी बात होती है। और कई प्रोविजन के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अलाउड करा गया, उसमें कंडीशन टू सर्टेन जो कंडीशन लगाना चाहे, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। काफ़ी सारे केसेस के अंदर कोई बोले कि मुझे तो महल चाहिए, मुझे तो मकान चाहिए या ये चाहिए, गवर्नमेंट के पास जितनी जगह होगी उस हिसाब से बना के कंडीशन है। गवर्नमेंट की भी मजबूरी, कहाँ से सबको मकान देगी, सबको खाना कहाँ से देगी, जितना वो दे सकती है ठीक है। तो वो जो है ना लिबर्टी की, जहाँ तक बात है, कितनी लिबर्टी मिलनी चाहिए इंसान को। और उसके बाद बोलो कि मैं तो ट्राइबल जोन में भी घुस जाऊँगा, मैं तो जो वर्ल्ड सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर मुझे जाने के अलावा मुझे आर्टिकल 21 के अंदर स्वतंत्रता है, विदेशियों को भी है, इंडियन को भी है। अब जैसा कि मोमिन साहब कह रहे हैं, तो वो भाई सभी को अलाउड है, तो फिर वो मतलब मैं ये कहूँ कि जो आर्टिकल 21 क्या है, मोमिन साहब तो आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं,
तो जो आर्टिकल 21 क्या है, वो तो कह रहा है कि चाहे विदेशी हो चाहे देसी हो सबको अलाउड है। तो क्या भाई आप डिफेंस के एरिया में घुस जाओगे क्या? ऐसा थोड़ी अलाउड है, कंडीशन है ना, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो कई चीज़ों के अंदर वो आर्टिकल पूरी तरह एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर सबको नहीं मिलता है। दूसरी बात अगर हम मोटे अगर ये देखते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर को, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आर्टिकल 21 एप्लीकेबल है इस केस के अंदर, और क्या AP सिंह जी जो बात बोल रहे हैं 83 की वो कितनी % ठीक है। तो उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि मेरे को जहाँ तक लगा कि वो उस बंदे का जब घटना के समय, चाहे वो कहीं का भी बंदा है, वो कहीं पे भी जाकर रिपोर्ट कर सकता है, ऑनलाइन भी भेज सकता है, रिटर्न में भी भेज सकता है बाहर से, लेकिन प्रोवाइडेड दैट पर्सन is present in India at the time of the event, या जो क्राइम हुआ है, ऑफेंस हुआ है, जो भी जो उसके साथ कुछ घटित हुआ है, जो क्रिमिनल या सिविल का कोई भी केस बनता है उनमें, वो चीज़ जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे हुआ है वो इंडिया होना चाहिए, इंडिया के अंदर होना चाहिए वो बंदा उस वक्त, तब जाके सारी धाराएं चल सकती है, वरना नहीं चलती। जब बंदा ही नहीं है यहाँ पे, मैं कभी गया नहीं, मान लो मैं कभी कॉन्गो नहीं गया या नाइजीरिया कभी गया नहीं, मैं यहाँ पे बोलूँ इसने मेरे को ये बोला इसके खिलाफ एक्शन लो, तो भैया यहाँ पे तो घटना हुई नहीं, ठीक है। अब वो ऑनलाइन का भी अगर कहें कि ऑनलाइन भी भैया मेरे को किसी ने गाली बक दी कोर्ट पे, तो ऑनलाइन क्या इंटरनेशनल ट्रेड तक के भी कोई पक्के कानून नहीं है, ये तो ऑनलाइन की बात है। पूरे जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, वो कैसे कंट्रोल होता है पूरी दुनिया के अंदर, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट से लेके जो गैट वगैरह कितनी सारी जो ट्रीटीज़ हैं, उसके बाद भी पूरा बर्न कन्वेंशन, काफ़ी सारे अलग अलग कन्वेंशन हुए हैं, जो पेरिस कन्वेंशन वगैरह, अलग अलग चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ के बीच में इतनी सारी ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स हुए, उसके बाद भी कोई ऐसी चीज़ कंफर्म नहीं है कि किसी एक देश में से दूसरे देश में माल पहुंचा, वहाँ पे गलत निकल गया, उसका केस कहाँ ला के लड़ोगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ोगे या फिर कहाँ पे लड़ोगे, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लड़ोगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे लड़ोगे उस केस को, और उसके बाद में उसके ऊपर कौन कौन सी धारा लगी, तो प्रॉपर बहुत सख्त कोई कानून नहीं है। हाँ ये है कि जो कुछ जो कन्वेंशन है जिनको मेंबर कंट्रीज जो साइन करती है कन्वेंशन, जैसे बर्न कन्वेंशन, पेरिस कन्वेंशन, काफ़ी सारे ऐसे कन्वेंशन जिस पर काफ़ी सारे जो मेंबर कंट्रीज साइन करती है, तो वो सब पे एप्लीकेबल होता है, जैसे कॉपीराइट और दूसरे केसेस के अंदर होता है ऐसा। लेकिन सभी केसेस में IPC वगैरह के ऐसे केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। और इस केस के अंदर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। मेरे को लग रहा है कि जो बंदा क्राइम के समय या घटना के समय उसका यहाँ मौजूद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब आर्टिकल किस एप्लीकेबल हो सकता है। कि किसी को भी अलाउड है, ये बस सत्य है, किसी को भी अलाउड है, लेकिन वो बंदा यहाँ पे मौजूद तो होना चाहिए। सर मैं बोलूँ कि भैया पेरू के अंदर जाके, ब्राज़ील के अंदर, और दूसरे बंदे पे केस कर दो जी, मुझे गुस्सा आ गया या जो भी मेरे ये बात हो गई वो बात है, वो चीज़ें नहीं एप्लीकेबल। यहाँ तक कि शादी के ऊपर भी मैं कहता हूँ कि मेरे कई दोस्तों के ऐसे केसेस हैं कि वो यहाँ से यूरोप गए तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करानी पड़ी अपनी शादी की, वो शादी एप्लीकेबल नहीं होती है। एक देश की शादी, यानी पाकिस्तान में शादी, दूसरी जगह पे रहना है, वो वहाँ की लड़की है या वहाँ का आदमी है, तो आपको रजिस्टर दोबारा कराना पड़ेगा भाई। जैसे मान लो तो टूरिस्ट है, दो टूरिस्ट मान लो इंडिया के जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो पहले इंडिया में शादीशुदा है, तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है कि चलो कपल है, कपल ही कहा जाएगा, मैरिड है तो वो लिख रखा है उन्होंने फॉर्म में ही मैरिड है तो चल जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा यहाँ का, एक अमेरिका का है, और वो अमेरिकन बंदा यहाँ आके शादी कर लेता है, और फिर वो दोनों के दोनों शिफ्ट अमेरिका होना चाहेंगे, तो अमेरिका में उसको दोबारा से शादी करनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, और उसके अंदर वो तमाम कानून एप्लीकेबल होंगे कि वो उसके बाद उस बंदे को, जो इंडिया का बंदा, उसको अलाउ करे या ना करे। रिसेंटली पास में ऐसा भी समय आया था कि जब अमेरिका अपनी एंट्री नहीं देता था अपने देश के अंदर, तो वो जो भी कोई उनके पहले ये रूल था कि भाई कोई भी उनके कंट्री के सिटीजन से शादी करता था तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती थी अमेरिका में, ग्रीन कार्ड वगैरह मिल जाता था। पहले था, काफ़ी साल पहले, 10 साल पहले, अभी रिसेंट का मुझे पता नहीं। लेकिन उसके बाद में मेरा एक दोस्त था, उसने कुछ ऐसे ही वीज़ा के चक्कर में ज़्यादातर कोशिश करते हैं लोग, तो वो उसने भी कर लिया, जान पहचान का था, मेरा दोस्त नहीं था, बेसिकली जान पहचान का था, नॉट अ माई गुड फ्रेंड, एक्चुअली जान पहचान किसी के थ्रू ऐसे हेलो आई थिंक। तो वो बंदे ने वीज़ा के चक्कर में किसी वहाँ पे जो निगत जो थी वहाँ पे जो अमेरिका की, उससे शादी कर ली। वो इंडिया घूमने आई थी, उसने शादी कर ली उससे। अब वो वापस गया, उसको वीज़ा ही नहीं मिला। वो उन्होंने बोला इसको भी ले जाओ साथ में, तो वो बोला मैं कहाँ पे लेके जाऊँ। तो वो बेचारा घूमता रहा। वो तो शुक्र है कि वो लड़की थोड़ी सी अमीर थी, वरना वो बर्बादी हो जाता लड़का। वो जाके यूरोप में वो लड़की को जॉब मिल गया बड़ी कंपनी के अंदर। वो लड़का फोटो वोटो भेजता है, देखो मैं मौज कर रहा हूँ। मैं क्या डाले तो क्या, बहुत सॉरी मैं माफी चाहता है, तो क्या मौज कर रहा है वहाँ जाके, तू
दिखा रहा पैक मुझे दारू पीना तू, और तो एंट्री भी नहीं हुई अमेरिका में। तो आई एम सॉरी टू इस बारे में मैं कोई चीज़ से एक घटना के बारे में बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार ये जरूरी नहीं, देखिए कि अगर उस कंट्री का नहीं है बंदा और उस जगह पे वो घटना नहीं हुई है तो शादी भी उसको रजिस्टर करानी पड़ेगी भाई वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये जो शादी जो अगर हैदर के बीच में और इनके बीच में है, वो अगर कहते हैं कि मेरे को तलाक हो चुका है, दोनों आके यहाँ पर रजिस्टर करा लेते हैं या शादी कर लेते हैं या हिंदू मैरिज के हिसाब से शादी कर लेते हैं, तो ये तमाम चीज़ें डिबेटेबल तो हैं अपने आप में, लेकिन इसके ऊपर अपने अपने पक्ष रखने का अधिकार सभी को है। अब गुलाम हैदर भाई को भी पूरा हक है, वो बायोलॉजिकल फादर है बच्चों के, उनको पूरा हक है अपनी बात कहने का। एट द सेम टाइम वो माँ है सीमा हैदर, उसको भी अपना अधिकार अपनी बात कहने का, दोनों को अधिकार है अपनी बात का। तो वो आप इस पूरे विवाद के अंदर सचिन को ये मत कह देना लखूसा झींगर सा उसको छोड़, नहीं है, उसका भी अधिकार है, वो उसके साथ है, उसकी उतने दिन से दोनों का साथ है। और वो कहते हैं मेरा तलाक हो चुका है, तो वो दोनों कहते हैं कि वो शादी भी करे उन्होंने वहाँ पे, और इंडिया में भी वो बता रहे हैं शादी कर ली है उन्होंने। तो अब वो तमाम चीज़ें अपनी जगह है। तो ये सब चीज़ के ऊपर डिबेट के साथ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दोनों पक्ष ने अपनी बात करिए, आप क्या सोचते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, इज्जत से सभ्य तरीके से दे सकते हैं अपनी बात कहना चाहते हैं तो, वरना अगर असभ्यता या गलत गाली गलौज या बकवास करनी है आपने तो प्लीज़ मेरे चैनल में मत आओ। आप किसी और चैनल को देख लो जहाँ पे जिसकी आपको बात अच्छी लगती है, उधर जाके लिख लो या गाली वाली मेरे को गाली मैं करना नहीं। आप मैं सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, दोनों पक्ष की बात कह रहा हूँ, सत्य और असत्य पर कोर्ट डिसाइड करेगा। दोनों अपनी बात कह रहे हैं, वीपी सिंह और मोमिन भाई दोनों ने कोर्ट के अंदर लगा दिया, दोनों जाएंगे। अब मोमिन भाई ने केस डाल दिया तो उनको भी जाना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी, है ना। कोर्ट को तो अभिनंदन नहीं कर सकते, बच्चे को कोर्ट माना जाएगा, तो इनको बोलना पड़ेगा, वहाँ जाके देना पड़ेगा अपने उसके। वो बात अलग है कि इस केस में कहीं अगर ये सोच भी लेते हो कि अगर मान मोमिन भाई जीत भी गए तो वो अपील कर सकते हैं आगे सेशन से आगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट में। तो एपीसी जी तो सब जानते हैं तो प्रोसीजर, लंबा प्रोसीजर कहाँ से कहाँ तक उनका चैम्बर में, कहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो वो जानते हैं कि कहाँ तक प्रोसीजर है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर 10 साल लग सकते हैं। कोई अभी एकदम से कोई फैसला आ जाए, अगर कोई लोग कोर्ट में जीत भी गए तो भी फैसला आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे 1 मिनट के अंदर लोअर कोर्ट में डिसीजन के साथ ही एकदम से बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे। उसमें एक गैप होता है, एक पीरियड होता है, उसके दौरान दूसरी पार्टी को अपील करने का हक और समय कोर्ट देता है कि आप अपील कर सकते हैं उनके डिसीजन के खिलाफ में। तो वो अपील कर सकते हैं, तो आगे जाते जाते कितने साल लगेंगे आप जान सकते हो, कितनी डेट पे डेट, तारीख पे तारीख सनी देओल आपको याद है ना, आपको दामिद का तारीख पे तारीख कुछ नहीं मिलता, सिर्फ तारीख के अलावा इससे तारीख ही तारीख मिलती रहेगी। तो बहुत सारे वकील आएंगे बीच में ज्वाइन करेंगे, और इसी तरह से हम आपको हो सका जहाँ तक हो सकेगा पॉसिबल हम वीडियो लाते रहेंगे आपके पास। आप भी देखते रहिए, मजे लेते रहिए, गाली गलौज मत करिए, देखते रहिए कि भाई क्या एक इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये केस। तो कॉम्प्लिकेशन की हम कोशिश करते हैं कि इन केसेस के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हमारे समाज के अंदर जो कुछ बुराइयां हैं उनको भी हाईलाइट करें, और जहाँ महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं कुछ ऐसा, मैं कोशिश करता हूँ उनको भी हाईलाइट करूँ, जिससे कि एट द सेम टाइम एक एजुकेशनल वीडियो भी बने, ये कि लोगों को, मेरे देश के लोगों को भी समझ में आए कि महिलाओं के अधिकार की बात है यहाँ पे, और महिलाओं के खिलाफ में जो अपराध होते हैं उस पर हाईलाइट करना चाहिए, किन किन राज्यों में होते हैं, कौन सी सरकारें, कौन सी पार्टियाँ वहाँ पे शासन है उनका, ये तमाम चीज़ें हम हाईलाइट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये हमारी सोशल ड्यूटी है हमारा, क्योंकि खाली अधिकार ही नहीं है, राइट्स ही नहीं मिलते हैं हमारे संविधान के लोगों को, उनकी ड्यूटी भी होती है, उन ड्यूटी का भी पालन करें कि हर नागरिक का अधिकार है कि हमारे देश की सेवा करें और हमारे देश को आगे से आगे बढ़ाएं, हमारा देश तरक्की करें, पूरे कलेक्टिवली पूरा भारत तरक्की करे, हमारे देश के 200 करोड़ लोग तरक्की करें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, उनके धर्म, जाति और उनके अलग अलग बोलियाँ क्या है, इससे लेना देना नहीं, हमारा पूरा देश, पूरा भारत हमारा एक है। वी ऑल आर इंडियंस, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।